Hello, my dear friends and my dear listeners. I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate. तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, बस आपको ध्यान से सुनते चलना है और ये टॉपिक आज आपकी हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीजर्स, जो कि मेडिकल सर्जिकल का टॉपिक है। इसको एपिलेप्सी भी कह देते हैं और कन्वर्जन्स भी कहते हैं, और आमतौर पे आपने सुना होगा दौरे पड़ना या फिर फिट्स नाम से आपने सुना होगा। तो इसके हर एक चीज़ पे अच्छे से बात करेंगे, बस आपको ध्यान से सुनते चलना है और टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सीजर्स क्या है, इसको समझने से पहले आप सीजर्स का एक डायग्नोस्टिक टेस्ट देखें, जो कि है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी ब्रेन में जो भी चीज़ें जा रही हैं, जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में जाती है। तो उस ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो भी ट्रेवल कर रही हैं, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, उसको हम ईईजी के रूप से उसकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर पाते हैं। ठीक। तो जो हमारी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, वो इस प्रकार की होती है। ठीक। यदि किसी को सीजर आए तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी हमारी ब्रेन की, वो इस प्रकार की होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है। तो सीजर क्या है, आइए देखते हैं। सीजर्स आर सडन अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन, यानी कि ब्रेन में अचानक से अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो जाए और उसके होने की वजह से हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ जाए, मूवमेंट्स में चेंजेस आ जाए, या फिर फीलिंग्स में चेंजेस आ जाए, या फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में चेंजेस आ जाए, तो उसे बोलेंगे सीजर्स। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सीजर का मतलब समझ में आ गया होगा। सीजर क्या है, यदि अचानक से हमारी ब्रेन की जो एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसमें अचानक से डिस्टर्बेंस आ जाए और उस डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे बॉडी में अजीबोगरीब मूवमेंट्स होने लगे, या फिर बिहेवियर में चेंजेस आने लगे, फीलिंग्स में चेंजेस आने लगे, या फिर हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, सीजर्स। आपको एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ मैं, जैसे कि मैं भी जो कुछ भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले तो मैं सीजर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो ये कैसे समझ में आ रहा है, इसका प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस ये है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, आपके फ़ोन के साउंड वेव निकल रहे हैं स्पीकर से, जो कि मैकेनिकल वेव है। वो मैकेनिकल वेव आपके कानों तक जा रहा है और आपका कान उस मैकेनिकल वेव को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल वेव में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपके न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रेवल होकर के ब्रेन तक जा रही है, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर पा रही है, तो आप रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो, यानी कि आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को। ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई अच्छे से चल रही है आपकी ब्रेन में। ठीक। यदि ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सप्लाई अच्छे से ना हो, डिस्टर्ब हो जाए, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसी चीज़ें देखने को मिले, तो उसे क्या बोलेंगे, सीजर्स। ठीक है। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीजर क्या है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि सीजर्स, एपिलेप्सी और कन्वल्जन सब एक ही चीज़ों से समझ जाते हैं लोग कि हाँ एक ही चीज़ है, पर ये एक ही चीज़ नहीं है, अलग अलग है, आपको इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। तो एपिलेप्सी क्या है, रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर। रिकरेंट यानी कि बार बार अनप्रोवोक्ड सीजर का आना एपिलेप्सी है। कहने का मतलब है कि एपिलेप्सी एक क्रोनिक कंडीशन है। जैसे कि यदि किसी को सीजर्स आया, ठीक, उसके 24 घंटे बाद फिर से आया, यानी कि 2 या 2 से अधिक बार सीजर्स का आना क्या है, एपिलेप्सी। और कैसा सीजर, अनप्रोवोक्ड सीजर। अनप्रोवोक्ड सीजर कहने का मतलब है कि जो बिना किसी ट्रिगर का सीजर आया। जैसे कि कुछ लोगों को सीजर जो है आ जाता है फायर देख करके, कुछ लोगों को फ्लड देख करके आ जाता है, या फिर किसी को फीवर की वजह से सीजर आ जाता है, उसे फेब्राइल सीजर कहते हैं। ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है फेब्राइल सीजर, यानी कि बॉडी की टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सीजर ट्रिगर हो जाता है, यानी कि सीजर आ जाता है। तो क्या प्रोवोक्ड सीजर है। अनप्रोवोक्ड सीजर यानी कि जो नॉर्मली सीजर किसी को एक बार ही आया, 24 घंटे बाद उसे फिर से आ गया, या फिर कुछ टाइम बाद फिर से आया, तो जो बार बार सीजर आ रहा है, अनप्रोवोक्ड सीजर, उसे बोलेंगे एपिलेप्सी। उम्मीद करते हैं आपको एपिलेप्सी भी समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी ब्रेन में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की वजह से बॉडी में मूवमेंट्स होती है। तो बॉडी में अचानक से जो मूवमेंट्स होती हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, यानी कि इनवॉलेंट्री कहने का मतलब ये है कि आप नहीं चाह रहे हो कि उस बॉडी में, हमारे मसल में कॉन्ट्रेक्शन हो या फिर मूवमेंट हो, और फिर भी वो हो रहा है, यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है। तो इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रेक्शन हो, रिलैक्सेशन हो, उसे क्या बोलेंगे, कन्वर्जन्स। आपने देखा होगा जिन्हें दौरे पड़ते हैं वो फड़फड़ाने लगते हैं, तो वही जो उनका फड़फड़ाहट है उसको बोलते हैं कन्वर्जन। तो इसीलिए लोग सीजर, एपिलेप्सी और कन्वर्जन एक ही जैसा कॉमन यूज़ कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि सेम चीज़ है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों अलग चीज़ें हैं,
पर ओवरऑल तो डीनेट एक जैसी चीज़ों को ही कर रही है, ठीक है, इसलिए लोग एक जैसा ही समझ लेते हैं। आगे देखते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी यानी कि कॉज, कारण क्या है सीजर्स डेवलप होने का। तो कारण है ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे न्यूरॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं। यदि उसी में डिस्टर्बेंस आ रही है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, यानी कि न्यूरॉन्स में भी प्रॉब्लम होगी तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डिस्टर्ब होगा, तो ब्रेन में इंजरी होगी तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डिस्टर्ब होगा और उसके वजह से सीजर्स हो सकता है। अगला क्या है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में जैसे कि मेनिंजाइटिस या इंसेफलाइटिस। तो यानी कि मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं यानी मेनिंजेस, हमारे न्यूरॉन्स पे जो कवरिंग होती है उसे मेनिंजेस कहते हैं। यदि मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो न्यूरॉन्स को डैमेज करेंगे और न्यूरॉन डैमेज होंगे तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डिस्टर्ब होगी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमारी ब्रेन में डिस्टर्बेंस होगी और डिस्टर्बेंस की वजह से सीजर्स हो सकती है। चलिए आगे समझते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई सही से नहीं जा पाती है। तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई सही से नहीं जा पाएगा तो हमारी जो ब्लड होती है उसी में ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होती है, जो कि हमारे हर एक सेल के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो यदि ब्रेन में सप्लाई सही से नहीं होगी तो ब्रेन सही से काम नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर, यदि ब्रेन में ट्यूमर हो जाए तो आसपास के चीज़ों को सप्रेस करेगा और सप्रेस करेगा तो न्यूरॉन डैमेज होंगे हमारी ब्रेन के, तो इसके वजह से हो सकता है। या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स में डिस्टर्बेंस हो। इलेक्ट्रोलाइट्स आपको पता है कि हमारी बॉडी जैसे करंट को सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, वैसे ही हमारे न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट होने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में डिस्टर्बेंस होगी तो भी हमारे जो ब्रेन की इम्पल्स हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसे कि ऑटिज्म, मेनली बच्चों में देखने को मिलता है ऑटिज्म। आपको मैं ये सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा कि ऑटिज्म क्या होती है, ठीक है। आगे देखते हैं अल्कोहल विड्रॉल से भी हो सकती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना। सोचो आप ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो ब्रेन को भी ग्लूकोज कम मिलेगा, तो कम मिलेगा तो उसके इम्पल्सेस डिस्टर्ब होंगी ही होंगी, क्योंकि ब्रेन हमारा सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा बिना ग्लूकोज का। अल्जाइमर्स डिजीज, ये भी हमारे न्यूरॉन्स में ही डैमेज करती है। तो इसके वजह से ये जो टोटल क्या है, ओवरऑल आप देखें तो हर चीज़ें हमारी ब्रेन के न्यूरॉन्स को डैमेज कर रही हैं और न्यूरॉन्स को डैमेज करेंगी तो ब्रेन का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होगा और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के डिस्टर्ब होने की वजह से यदि ये सारी सिम्टम आती है, बिहेवियर में चेंजेस आ जाना, बॉडी के मूवमेंट्स में चेंजेस होना या फिर फीलिंग्स में चेंजेस होना, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में चेंजेस होना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीजर। और सीजर 2 या 2 से अधिक बार आए तो उसे बोलेंगे एपिलेप्सी, ठीक है। और बॉडी में जो भी जर्किंग मूवमेंट आ रही है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रही है, उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंस, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर। क्लासिफिकेशन जो है क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट में, जनरलाइज सीजर, फोकल या फिर पार्शियल सीजर, अगला है अननोन सीजर। तो जनरलाइज सीजर जो है इसे इस वजह से क्लासिफाई किया गया है कि जनरलाइज यानी कि पूरे ब्रेन में एबनॉर्मेलिटी आना, ठीक है। पूरे ब्रेन कहने का मतलब इंटायर ब्रेन, यानी कि हमारा ब्रेन जो है 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर। तो हमारे ब्रेन का 2 पार्ट है। अब दोनों पार्ट में यदि डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसे बोलेंगे जनरलाइज। यदि ब्रेन के किसी एक पार्ट में या फिर कहीं अलग पार्ट में हो रही है तो उसे बोलेंगे पार्शियल सीजर या फिर फोकल सीजर। यदि इन दोनों में से कुछ अलग सा ही हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो उसे बोलेंगे अननोन सीजर, ठीक है। तो इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, उन्हें समझते हैं, थोड़ा आप ध्यान से सुनते चले। तो पहला है जनरलाइज सीजर का टोनिक क्लोनिक सीजर। टोनिक क्लोनिक सीजर में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उसकी टोनिसिटी, यानी हमारी मसल में टोनिसिटी बढ़ जाती है। टोनिसिटी बढ़ने का मतलब है कि रिजिडिटी आना, ठीक। तो आप सोचो नॉर्मली खड़े हो, और नॉर्मली खड़े हो या फिर ट्रेवल कर रहे हो, चल रहे हो, अचानक से टोनिसिटी आ जाए मसल में। टोनिसिटी आने का मतलब कि पूरी मसल स्टीफ हो जाए, अकड़ जाए, रिजिड हो जाए, तो क्या होगा, अब चल ही नहीं पाओगे, वहीं गिर जाओगे। तो पहला है टोनिसिटी बढ़ जाना, ठीक। और क्लोनिक का मतलब होता है जर्किंग। टोनिसिटी आने के बाद जर्किंग होगी, झटके आएंगे, ठीक है। तो यदि पेशेंट जो है जिसे सीजर आ रही है, टोनिक क्लोनिक सीजर, उसमें क्या होगा कि पेशेंट अचानक से अकड़ जाएगा, रिजिड हो जाएगा, यदि खड़ा है तो वो गिर जाएगा और गिरने के बाद वो फड़फड़ाने लगेगा, उसके झटके आने लगेंगे, तो उसे बोलेंगे टोनिक क्लोनिक सीजर और इसका दूसरा नाम है ग्रैंड माल सीजर, ठीक है।
तो टोनिक क्लोनिक सीजर क्या है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अब्सेंट सीजर। अब्सेंट सीजर में क्या होता है कि जो पेशेंट है बिल्कुल अब्सेंट हो जाएगा, ब्लैंक लगेगा, जैसे स्टेयर कर रहा, घूर रहा, कहीं देख रहा। जैसे आप इसे कह सकते हैं डे ड्रीमिंग की टाइप। आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं पर आपका ध्यान कहीं और है, आप कहीं और खोए हुए हो, ऐसा होता है अब्सेंट सीजर, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा पेशेंट। ठीक है। अगला है एटोनिक सीजर। एटोनिक सीजर में क्या होता है कि बिल्कुल मसल की टोनिसिटी खत्म हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी बिल्कुल। रिलैक्स होने का मतलब है कि यदि आप बैठे हो तो अचानक से पूरी बॉडी रिलैक्स होगी तो गिर जाओ। आप टेबल चेयर पे बैठे हो, आप चेयर पे बैठे हो, सामने टेबल है, तो आपका जो सर है वो धड़ाम से गिर जाएगा, अचानक से गिर जाएगा। तो इसे बोलते हैं फॉल्स सीजर भी बोल देते हैं, फॉल सीजर, FALL, फॉल सीजर, क्योंकि इसमें टोनिसिटी खत्म होने की वजह से पेशेंट गिर सकता है। अगला है मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ब्रीफ होती है। क्लोनिक का मतलब आपको पता है, जर्किंग आना, झटका आना, ठीक। तो मायोक्लोनिक में अचानक से मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, उसमें झटके आ जाएंगे, यानी कि 1 सेकंड के लिए लगभग होता है। यदि आपके हाथ में कोई बुक है या पेन है तो आप अचानक से उसे एक झटके में फेंक दोगे, तो ऐसा होता है मायोक्लोनिक सीजर। और जनरलाइज सीजर में मेनली देखा गया है कि कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है, ठीक है, यानी कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। अगला है फोकल सीजर या फिर पार्शियल सीजर। फोकल सीजर यानी पार्शियल सीजर ये है कि ब्रेन के किसी पार्ट में न्यूरॉन का डिस्टर्बेंस होती है, यानी कि पूरा इंटायर ब्रेन अफेक्ट नहीं होता, कोई पार्ट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जिस पार्ट में डिस्टर्बेंस हुई है उसी पार्ट के फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाने की थोड़ा कोशिश करूं तो आप ये देखें, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, अलग अलग लोब हैं। तो यदि किसी एक पार्ट में अफेक्ट हुआ है, कोई एक पार्ट में डिस्टर्बेंस हुई है, तो उस पार्ट का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होगा। जैसे कि ओसिपिटल लोब यदि अफेक्ट होती है तो ओसिपिटल लोब हमारी कंट्रोल करती है विजन को, तो पेशेंट को विजन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। या फिर उसे हेलुसिनेशन हो सकता है, उसे ऐसी चीज़ें दिखने लग सकती हैं जो वहाँ हो ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ओसिपिटल लोब यानी कि पेराइटल, पेराइटल नहीं सॉरी, पार्शियल सीजर, ठीक है। यानी कि जिस ब्रेन के पार्ट में अफेक्ट होगा उसी का फंक्शन डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो पार्शियल सीजर दो प्रकार का है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में है कि सीजर्स तो आएगी पर पेशेंट अवेयर रहेगा, यानी कि कॉन्शियस रहेगा। कॉम्प्लेक्स में क्या है कि पेशेंट अवेयर नहीं रहेगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। और जनरलाइज सीजर में हमने क्या देखा कि अनकॉन्शियस रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। वैसे आप थोड़ा सा और भी देख लें। तो जनरलाइज सीजर में है जो बोथ साइड यानी कि हमारे ब्रेन का दोनों हेमिस्फेयर अफेक्ट होगा। टोनिक क्लोनिक सीजर में क्या होगी कि पहले बॉडी स्टिफ होगी, अकड़ेगी, रिजिड होगी, उसके बाद झटके आएंगे, रिजिड होगा, सॉरी, झटके आएंगे यानी कि जर्किंग होगी, ठीक है। अब्सेंट सीजर में क्या होगा कि बिल्कुल अवेयरलेस हो जाएगा, ठीक है। अचानक से थोड़ी समय के लिए अवेयरनेस लॉस हो जाएगी, बिल्कुल अब्सेंट हो जाएगा, ठीक। अब्सेंट होना मैंने आप लोगों को बता दिया, डे ड्रीमिंग की तरह होता है, ठीक। एटोनिक में क्या है, एटोनिक में अचानक से मसल टोन जो है वो लॉस हो जाएगी और उसकी वजह से पेशेंट फॉल हो सकता है, गिर सकता है। मायोक्लिनिक में सडन ब्रीफ जर्क, 1 सेकंड के लिए लगभग होता है, ये अचानक से जर्क होगी। और जर्क में यदि पेशेंट के हाथ में जो कुछ भी है वो फेंक देगा अचानक से, या फिर एक पैर अचानक से झटके से मार दे, ठीक है। ये होता है जनरलाइज सीजर। आगे देखते हैं हम जनरलाइज सीजर का। आप ये देखें, पेशेंट को क्या होगा, पूरे बॉडी अकड़ गई और अकड़ने की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अकड़ रहा है, तो ब्लैडर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ब्लैडर इनकंटिनेंस हो जाती है, यानी कि पेशेंट सुसु कर सकता है। और उसके बाद जर्किंग मूवमेंट होगी, फड़फड़ाएगा। और जर्किंग मूवमेंट होने के बाद पोस्टिकल फेज होता है। पोस्टिकल फेज में क्या होता है कि पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा आप धीरे धीरे, पर उस टाइम पे ये अनकॉन्शियस रहता है या फिर लथार्जिक महसूस करता है। चलिए आगे देखते हैं फोकल या फिर पार्शियल सीजर। फोकल पार्शियल सीजर में मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रेन के किसी पार्ट पे ही अफेक्ट होगा, ठीक। तो ब्रेन का कोई पार्ट अफेक्ट होगा तो पहला फोकल अवेयर सीजर, इसमें पेशेंट कॉन्शियस रहेगा, अवेयर रहेगा सीजर के टाइम पे। और और अगला क्या था, कॉम्प्लेक्स फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर, इसमें अवेयरनेस जो है वो इम्पेयर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं बता दूं, मसल स्पाज्म यानी कि मसल रिजिड हो जाना, जर्किंग मूवमेंट्स आना, ठीक है। और लॉस ऑफ अवेयरनेस हो सकता है, या फिर कहने का मतलब ये है कि कॉन्शियसनेस का लॉस हो सकता है, ठीक।
आगे देखते हैं चेंजेस इन सेंसेशन। सेंसेशन में भी चेंजेस आ सकती है। मैंने आप लोगों को बताया कि फोकल सीजर में क्या होता है कि ब्रेन का कोई पार्ट वहाँ पे अफेक्ट होती है। यदि मान लो किसी को पेराइटल लोब में डिस्टर्बेंस हो रही है, पेराइटल लोब का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डिस्टर्ब हो रहा है, तो वहाँ का पेराइटल लोब किस चीज़ को कंट्रोल करता है? हमारी बॉडी के सेंसेशन को, यानी है हमारी सेंसेशन को। तो सेंसेशन को वो कंट्रोल कर रहा है पेराइटल लोब। अब पेराइटल लोब अफेक्ट हो गया तो सेंसेशन में चेंजेस देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि हियरिंग, विजन, टेस्ट, स्मेल, हर चीज़ में आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। अगला है कन्फ्यूज़न या फिर स्लो थिंकिंग। थिंकिंग स्लो हो सकती है और मैं आपको बताया है कि कन्फ्यूज़ होगा ही होगा। उसका बिहेवियर इरिटेटिव बिहेवियर दिखाएगा। ये सारी चीज़ें क्या है? सिम्टम्स है। पोस्ट सीजर फटीग, और सीजर के बाद पेशेंट फटीग हो सकता है, थकावट हो सकता है उसे, टायर्डनेस, क्योंकि फड़फड़ा रहा है, पूरी मसल स्टीफ हो गई, उसके बाद फड़फड़ाया तो इसमें भी तो एनर्जी जा रही है, तो पेशेंट वीक हो जाता है और कुछ समय के लिए कन्फ्यूज़न रह सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, इसके क्या टेस्ट हैं, क्या जांच हैं जिसकी वजह से पता चल सकता है कि किसी को सीजर है या क्या है। ठीक है, तो पहला है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन से आपको पता चल सकता है, उसके फैमिली मेंबर बता सकते हैं कि उसे कितनी बार सीजर आई। वो सीजर भले ही ना बोल पाए, ना समझ पाए, वो बता सकते हैं कि उसे क्या सिम्टम आ रही थी। उस सिम्टम की वजह से आप पता कर सकते हो कि उसकी डायग्नोसिस क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अगला है ईईजी। ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, यानी कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करना, रिकॉर्ड करना। तो आप ये देख ले, ऐसी यदि ग्राफ आ रही है तो पेशेंट को सीजर हो सकता है। ठीक है, अगला है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट क्यों करेंगे? ताकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को पता कर सके। यदि किसी को हाइपोग्लाइसेमिया है तो हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से भी हो सकता है क्या, सीजर। तो ये चीज़ें यहाँ से पता चल सकती हैं। या फिर इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट कहने का मतलब है कि एमआरआई, सीटी स्कैन। तो एमआरआई, सीटी स्कैन ब्रेन का क्यों करेंगे? क्योंकि ब्रेन में हो सकता है ट्यूमर हो या फिर इन्फ्लामेशन हो, तो इससे पता चल सकता है, और पता चल सकता है कि किसी को सीजर क्यों आ रहा है, कारण क्या है। ठीक है, या फिर सीजर ही है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन से। अगला है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है। तो पहला तो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दें आप। कुछ ड्रग्स का नाम है जैसे कि फेनिटोइन, वाल्पोरिक एसिड, कार्बामाजेपिन। ठीक है, तो इन ड्रग्स से ये कंट्रोल हो जाते हैं। अगला है मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट। उनका रेगुलर मॉनिटर करना, रेगुलर उनका ध्यान रखना, यानी कि ड्रग्स का जो लेवल है, जो आप ये ड्रग्स दे रहे हैं फेनिटोइन, वाल्पोरिक एसिड, इनका लेवल को ब्लड में मेंटेन करके रखना। लेवल ज़्यादा होगा तो भी हार्मफुल हो सकते हैं ये ड्रग्स, इसलिए इनको मॉनिटर करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगला है सर्जिकल ऑप्शंस, यानी कि सर्जरी करना। यदि ब्रेन में ट्यूमर है तो उस ट्यूमर को सर्जरी करके हटाया जा सकता है। या फिर ब्रेन का कोई ऐसा पार्ट है जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और वहीं पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रॉब्लम हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो उस पार्ट को हटाया जा सकता है। तो सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं जिससे सीजर कंट्रोल किया जा सकता है। अगला लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कहने का मतलब है कि जो चीज़ें सीजर को ट्रिगर कर रही है उन चीज़ों से आप दूर हो जाएं। जैसे कि किसी को कम सोने की वजह से यदि सीजर आ रहा है तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा नींद लें। ठीक है, या फिर अल्कोहल से आ रहा है तो अल्कोहल को अवॉइड करें। और आपको मैंने बताया कि फीवर से भी बॉडी की टेम्परेचर यदि बढ़ जाए तो सीजर आती है, उसे बोलते हैं फेब्राइल सीजर, ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। तो कोशिश करें कि पेशेंट कम बीमार पड़े, कम बीमार पड़ेगा तो कम फीवर आएगी, यानी कि फीवर आने की चांसेस कम होंगी। तो फीवर से दूर रहेगा, उसकी बॉडी की टेम्परेचर नहीं बढ़ेगी, तो उसे फेब्राइल सीजर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टे विथ पेशेंट ड्यूरिंग ए सीजर। यदि किसी पेशेंट को सीजर आ रहा है तो पेशेंट के साथ रहें। क्यों? ताकि आप उसे प्रोटेक्ट कर सके हार्म से। पेशेंट गिर गया, फड़फड़ा रहा है, आसपास में कुछ हार्मफुल चीज़ें हो तो उसे इंजरी हो सकती है, तो उन चीज़ों को हटाएं आप। ठीक है, तो पेशेंट के साथ रहें। और प्रोटेक्ट एयरवे। एयरवे प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि आप कोशिश करें कि पेशेंट को सांस प्रॉपर आए, वो ब्लॉक ना हो, क्योंकि मसल स्टिफ हो रही है। मसल स्टिफ हो रही है तो हो सकता है कि हमारे लंग्स काम ना करें। लंग्स काम ना करे तो पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा, और सांस नहीं लेगा तो आपको पता ही है क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन सप्लीमेंट का व्यवस्था होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप उसे ऑक्सीजन का ध्यान रखें, उसका एयरवे को नॉर्मल करके रखें, यानी कि उसका एयरवे ब्लॉक ना हो। ठीक है, अगला है एजुकेट पेशेंट एंड केयर गिवर्स। तो ये तो नॉर्मल है, आपको पता ही है कि बिना एजुकेट किए कैसे कोई किसी को कंट्रोल कर पाएगा और समझ पाएगा या फिर समझा पाएगा। ठीक है, और इमोशनल सपोर्ट तो बिल्कुल ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए ठीक है, थैंक यू, और ऐसे ही अच्छे वीडियो को देखने के लिए चैनल पे आते रहें। थैंक यू।